ओम शांति 25/20/26। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। प्रश्न: तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे, आत्मा अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहे। यही ऊंची मंजिल है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्मा अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत ये है, अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूँ। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स है, न कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, ये शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं, तो समझने के लिए बाबा जो भी मुरली में कह रहे हैं उसका चिंतन करना है। जब विचार सागर मंथन करेंगे तब जाके अच्छी रीति समझ बैठेगा, जिससे बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनेगा। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। ये बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है, तो हर पल सेल्फ चेकिंग, सेल्फ कनेक्ट, वो अंदर का यात्रा उसमें लगे रहना है। तभी घड़ी घड़ी आत्मा समझने का प्रैक्टिस होगा। हम आत्मा ये शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली मुख्य बात बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। हर कुछ आत्मा का जो रियल स्टेट है उसके हिसाब से कर्म में आना, वो स्टेट का हर पल चेकिंग करना, ये बहुत बड़ी ऊंची मंजिल है। बाहरी इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम भूल जाते हैं अंदर का चेकिंग करने।
ज्ञान ऊंच नहीं है, मंजिल ऊंची है पर ज्ञान ऊंच नहीं है। ज्ञान में मेहनत नहीं है। तो बाबा ऊंचाई के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से ऊंचाई को रख रहे हैं। सृष्टि चक्र को जानना, ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो ज्ञान जो है वो हमें मिल रहा है और हम चिंतन भी कर सकते हैं, विचार सागर मंथन भी कर सकते हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट करना ऊंची मंजिल है। क्योंकि जिसका इम्प्लीमेंटेशन से ही देही अभिमानी बनेंगे। ज्ञान है ही देही अभिमानी बनने के लिए। बाबा कहते सृष्टि चक्र को जानना, ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। ऊंचते ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, क्योंकि दोनों में चेंजेस नहीं होता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का चेंज इस स्थूल वतन में होता है। वह है ही शांति धाम। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसको शांति मिल नहीं सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। ये ऑर्गन्स कर्म करने के लिए है। चाहे कर्म करे चाहे ना करे, हम तो आत्मा हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, तो कर्म योगी स्टेट में ये ध्यान रहता है जो कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। कर्म भी ज़रूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते। ये भी इन सन्यासियों का पाठ है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं। कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहाँ कर्मेंद्रिय ही नहीं है, तो कर्म कैसे करेंगे? इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। तो कर्म संन्यास तभी होता है जब आत्मा बॉडी बिगर होते हैं, शांति धाम होते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है। फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आती है। ये है डिटेल की बातें। नटशेल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। रिमेम्बरेंस है, इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले पहले है बाप की याद। तो योग की शिक्षा, जब इसको शिक्षा कहते हैं, ये भी ज्ञान का ही एक पार्ट है।
योग कैसे लगाना है या याद कैसे करना है, उसके लिए हमें आत्मा और परमात्मा दोनों को जानना होता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले पहले है बाप की याद। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, ये है रूहानी याद की यात्रा। जो हम अंदर जाते हैं, अंदर जाने का जो प्रैक्टिस होता है, वो यात्रा जो करते हैं, वो है रूहानी याद की यात्रा। क्योंकि अंदर जाके ही बाबा को याद कर सकते हैं। तो पहले हमें देही अभिमानी बनना पड़ता है। अंदर की यात्रा जब करते हैं, देही अभिमानी बनते हैं, फिर जाके बाबा के साथ बाबा की याद में जुड़ते हैं। ज्ञान की यात्रा नहीं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भल बीके कहलाते हैं, परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। तो ज्ञान की यात्रा नहीं हो सकता है। ज्ञान को जब इम्प्लीमेंट करते हैं और उसी हिसाब से जीवन को बनाते हैं, तो वो याद जुड़ा हुआ रहता है बाबा का। इसलिए वो याद की यात्रा है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। ये देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, ये तो सब मनुष्य मात्र पतित है। पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूँ। पूछा जाता है, हे जीव की आत्मा, तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले ये निश्चय कर बाप को याद करो। ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वे पक्के देही अभिमानी बने हैं। देही अभिमानी जो है वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। तो ज्ञान जब धारण होता है तब देही अभिमानी बनते हैं। और यही है याद की यात्रा। ज्ञान को धारण करना ही याद की यात्रा है। बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। तो जब ज्ञान को धारण करते हैं तब आत्मा के जो गुण और शक्तियाँ वो जागृत होते हैं। क्योंकि हर स्टेप में वो शक्तियों को यूज़ करना पड़ता है। और जब शक्तियों को यूज़ करके ज्ञान की धारणा होती है तब गुण दिखाई देता है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें जिन मुआफिक बनना है, जाना है और आना है। जिन की कहानी है, बाप भी काम देते हैं। मुझे याद करो, नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। माया है जिन। जितना बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। हर बात को
माया बाहरी रूप से दिखा देते हैं, सेंस परसेप्शन से, और उल्टा बना देते हैं, और फिर तूफान आ जाती है। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इस खुशी में रहना है। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। हातमताई का खेल भी दिखाते हैं। मुलहरा डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। इस पर ही युद्ध चलती है, क्योंकि बाबा की याद में जब रहते हैं तो माया को पहचान जाते हैं, और माया को पहचान कर उन बातों से हम डिटैच रह पाते हैं। वो ताकत रहता है, योग बल रहता है, और इसी पर ही युद्ध चलती है। युद्ध में ही बल की ज़रूरत होता है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। तुम तंग हो सो जाएंगे। इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। ये याद रहना ही मुश्किल है। बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं, हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं। नहीं, पहली पहली बात ही है याद की। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं। पहले पहले ये सबक पाठ सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। जितना आत्मा का निश्चय होगा उतना इम्प्योरिटीज़ ख़त्म होते जाएगा, क्योंकि बाबा के साथ जुड़ने से वो जो आत्मा अभिमानी स्टेट में टिकते हैं वो स्मृति जागृत होने लग जाते हैं, और जागृत होकर आत्मा का जो रियल स्टेट है वो सतो प्रधान स्टेट में शिफ्ट होने लगते हैं। बाबा कहते पहले लेसन ही ये देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते। बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते। मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। क्योंकि मनुष्य माना आत्मा जिसका बॉडी है, बॉडी में है, और देह अभिमान में है, तो मनुष्य राजयोग नहीं सिखा सकते हैं, इम्पॉसिबल है। सतयुग में तो है ही पावन, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। तो वहाँ रॉयल बुद्ध होते हैं, इनोसेंट होते हैं। वहाँ ना ज्ञान रहता है ना अज्ञान होते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो, सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहाँ तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म लिए तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी, वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। ये भारत में ही गाया जाता है। भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहाँ तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं। बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बिगर हम वापस जा कैसे सकते?
यहाँ तो सब विकारी पतित है। जो जो धर्म स्थापक है वे फिर पालना करते हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है। वापस कोई भी जा नहीं सकता, एक भी एक्टर वापस जा नहीं सकता। सबको सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो। तो क्योंकि बाबा, ब्रह्मा बाबा सैंपल है, इसीलिए सबके लिए बाबा को रिप्रेजेंट करते हैं और हर बात में बाबा के बारे में कहते हैं, ब्रह्मा बाबा के बारे में कहते हैं। तो ये सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो। तुम रात में थे, अब दिन में जा रहे हो। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्यपने में रहते हो, कितने जन्म पुजारी बनते हो। जब तक बाप ने आए तब कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन न सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको हेल कहा जाता है। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेवन ही ना कहा जाए। जैसे यहाँ पर कुछ जो साहूकार लोग होते हैं वो यहाँ पर ही स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं कि स्वर्ग यही है। तो बाबा कहते हैं हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेवन ही ना कहा जाए। जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था, जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। क्योंकि भारत में ही शिव बाबा आते हैं और भारत को ही परिवर्तन करते हैं। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाप ने, जिसकी महिमा गाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, मनुष्य मात्र को दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। वहाँ तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो और बाकी आत्माएं शांति में रहती है। तो हमें जीवन मुक्ति मिलता है जहाँ पर सुख और शांति दोनों मिलता है, और बाकी आत्माएं मुक्ति में जाते हैं जो शांति में रहती है। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं, उनको जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होता है। वह जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आधा जन्म पाठ बजाया, ये क्या, उनकी कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि सतो प्रधान स्टेट उनका बहुत छोटा सा समय है और हमारे लिए आधा कल्प है। मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती है,
वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कोई होता नहीं है, लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं। समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो ज़रूर यहाँ ही रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नरक के संगम पर, जहाँ पर बाबा की ज़रूरत होता है। कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। कल्प का अक्षर भूल गए हैं। ये भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबरवार। सो अब तुम जानते हो। ये सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से ही राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना। ये सब चित्र किसने बनाए? इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़ी होता, अनेक होते ना। ये नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई जान ना सके। बहुत लोग पूछते हैं ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं। ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है। वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है। वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी। अपनी तात, अपनी बात दूसरा कोई समझ ना सके। समझते थे ये खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया है तुम हो नन्स, नन बट वन। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। वे नन्स क्राइस्ट को ही जानती है, उनके सिवाय कोई को नहीं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो बिंदी है, वह भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ होगा। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। पुराना पैटर्न्स को ख़त्म करके नए पैटर्न्स में शिफ्ट होना, एक एक शक्तियों को यूज़ करना, यही मेहनत है। जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। योग बल के लिए जिन बनकर याद करना है। परम धाम जाना है और आना है। माया कितने भी विघ्न डाल ले, लेकिन मुख में मुलरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है। एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। तो माया से तंग नहीं होना माना माया के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। माया जो
नैरेटिव्स के रूप में, बिलीफ सिस्टम्स के रूप में, या पब्लिक ओपिनियन के रूप में, मोरालिटी के रूप में जो भी बातें दिखाती है उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। वरदान, साधनों को यूज करते हुए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, यहाँ पे मुख में मुलेरा डालना है, यानी इसका कैसे ये है, रेफरेंस क्या है यहाँ पे? मुख में मुलारा डालना माना ये कह सकते हैं कि मन जो है ना, मन सबसे जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे कोई भी बात माया दिखाती है, और माया किस रूप में आती है? माया आती है जो पास्ट एक्सपीरियंस है, या जो भी नैरेटिव्स आज तक हमने बिलीफ सिस्टम बना लिया है, जिस पर फेथ रख के हम चले हैं बहुत दिनों से, और ये हमारा जीवन का एक नियम ही बन गया है, वो सारे चीज़ के थ्रू माया आती है। विशेष करके मोरालिटी में भी माया आ जाती है। तो उस समय मन को इन्फ्लुएंस होने नहीं देने के लिए उसको ही मुख में मुलारा डालना का। जैसे मुख को बंद करने, मुख में अगर कुछ डाल दे तो मुख से कुछ बोल नहीं पाएंगे, मुख को बंद करके रख देंगे। पर बाबा आत्मा के लिए कहते हैं, इसलिए मन को इन्फ्लुएंस में ना आए, इन बातों के इन्फ्लुएंस में आके इमोशंस पैदा ना कर दे, इमोशंस के इन्फ्लुएंस में ना आ जाए, उसको कहते हैं मुख में मुलारा डालना। तो माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। तो उसके लिए बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि हर पल जब अवेयर रहेंगे कि जो बाहरी बातें हैं वो बातों से मैं इन्फ्लुएंस होके खुद को करप्ट ना कर दूं, मन में अगर इम्प्योरिटीज़ आ गया तो फिर मन भटकने लग जाएगा, और फिर इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आके फिर वो कर्म में आ जाएगा। तो तूफान, अंदर का तूफान फिर बाहर आ जाता है। वरदान, साधना को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। जैसे कि कोई साधन इस्तेमाल किया तो वो साधन नहीं होने से हलचल आ जाता है। वशीभूत होना माना वो साधन नहीं है तो हलचल में आना। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। अगर रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग होता है तो फिर बिल्डिंग हिलने लग जाएगा। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर, क्योंकि हर एक साधन विनाशी है, कभी ना कभी छूटेगा हमसे, किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। तो हर एक साधन से न्यूट्रल रहना है, जब तक मिल रहा है उसको यूज़ करना है, पर अगर नहीं मिल रहा है उसके बिगर भी साधना करने के लिए तैयार रहना है। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है, क्योंकि साधना अगर प्रॉपर होगा तो साधन नहीं होने से भी हलचल नहीं होगा। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। चाहे कैसी भी बात है, चाहे
साधन कुछ भी नहीं मिले तो भी साधना में कोई इफेक्ट ना आए, तब सिद्धि प्राप्त होगा। नहीं तो यहाँ पर भी डिपेंडेंसी आ जाएगा, और जहाँ डिपेंडेंसी है वहाँ आत्मा बंधन में है, फ्री नहीं है। स्लोगन: किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। तो छोटा सा अगर कमजोरी का एक अंश भी है, वो अगर ट्रिगर हो गया कोई भी सिचुएशन से, वो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर तो वंश पैदा हो जाएगा। और जब वंश पैदा हो जाता है तो फिर उसके वश में आ जाते हैं। वश में आके वो इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आके फिर एक्शन में आ जाता है, इसलिए परवश बना देते हैं, दूसरे के वश में आ जाते हैं, बाहर से सिचुएशन को देखने लग जाते हैं, उस सिचुएशन के इन्फ्लुएंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। डिटैच स्टेट नहीं, अटैच स्टेट हो जाता है। अव्यक्त इशारे: सदा अचल अडोल एक्रस स्थिति का अनुभव करो। बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो, हिलने ना दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन। मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों को अनुभव करो। वो लाइट स्टेज और परम धाम में टिकने वाले स्टेट, वो दोनों स्थिति को अनुभव करना है मन बुद्धि द्वारा। मन बुद्धि इतना एकाग्र हो, बुद्धि को हिलने ना दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एकरस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ क्वेश्चन या शेयर करना है तो कर सकते हैं। Another question, can I ask? Yeah, sure. मतलब मेरा ये क्वेश्चन नॉट क्वाइट रिलेटेड बट एज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। Okay. जो मैं आपकी बुक पढ़ रही थी हरी वरी करी वाली, हाँ. उसमें आपने बहुत अच्छा डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम, मतलब कैसे हमारे इमोशंस और वो सारी चीजें काम करती वो समझाया। तो मुझे क्वेश्चन ये था कि जो डॉक्टर्स हैं they might already be knowing all these things, right? Yeah. And when they are in Gyan, so this is quite relatable. तो और जनरली ज्ञान में नहीं भी होते तो उनको भी ये समझ आ जाना चाहिए ना कि दिस बॉडी इज जस्ट व्हाटएवर हम जो फील करते हैं, हम जो स्टोरीज नैरेटिव्स उसके साथ कनेक्ट करते हैं इमोशंस के साथ, और फिर हम उसको रियल समझते हैं। Yes. तो ये ज्ञान क्यों किसी को भी नहीं समझ आया कि मतलब बहुत सारे अदर जो ज्ञान में नहीं है उनको भी कि दिस इज जस्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द रियलिटी बट दे आल्सो लिव लाइक दे आर इन रियल लाइफ। मतलब जो स्टोरीज दिख रही है वो सही मानते हैं उनको, ऐसा क्यों? बट आई फील कि जो ज्ञान में नहीं है उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, राइट? आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण अपने को बॉडी ही समझ रहे हैं। तो बॉडी के जो केमिकल रिएक्शन है वो तो जो जब मैं शब्द को बॉडी के लिए यूज़ करते हैं तो वो इतना ही लिमिटेड सोच है उनका। बॉडी को अलग, आत्मा से अलग नहीं समझ पाते, राइट? उनके जो ज्ञान में नहीं है, सपोज डॉक्टर से जो ज्ञान में नहीं है वो सिर्फ ब्रेन और ब्रेन से रिलीज किया गया हार्मोन्स के बारे में जानते हैं, स्मृति को नहीं जानते हैं, मेमोरी को जानते हैं।
इंटेलेक्ट को नहीं समझते हैं, ब्रेन को समझते हैं, राइट? अच्छा, तो आई हैव दिस क्वेश्चन, जो आपने ये बात उठाया ये भी मुझे आया था कि ठीक है, चलो ब्रेन लेवल पे आई अंडरस्टूड, but now I want to connect all these things with the soul. If I will not get dopamine hit, then how will I survive? वो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा ना आपको, बियॉन्ड these senses. And how soul and body are connected then? I mean, जैसे कि मुझे डोपामाइन रिलीज हुआ, बॉडी में फील गुड हुआ, और तो फिर आत्मा ड्रेन होनी चाहिए ना उससे, यस, आइडियली। वो अल्पकाल का मिलेगा सुख, और फिर जैसे वो डोपामिन सिक्रेशन खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर से वो डिप्रेशन वाला स्टेट में चली जाती है। तो आत्मा और बॉडी का जो कनेक्शन बनता है वो इमोशंस द्वारा बनता है, चाहे Emotions द्वारा बनता वो है। हाँ, चाहे वो दुख वाला इमोशन हो, चाहे वो सुख वाला इमोशन हो। अच्छा, तो ब्रेन और आत्मा, उसका भी यही कनेक्शन है, हाँ, इमोशंस। हाँ, जैसे कोई ट्रॉमा ट्रिगर होता है या कोई पास्ट एक्सपीरियंस ट्रिगर होता है, या जो भी बातें ट्रिगर होके इमोशंस पैदा होता है, राइट? इमोशंस जब पैदा होता है तो मन बुद्धि उसमें फंस जाते हैं, फंस के फिर वो सिग्नल पहुंचता है ब्रेन को, वो ब्रिज बन जाता है इमोशन। तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है तो ब्रेन फिर वो हार्मोन रिलीज कर देता है, और फिर वो केमिकल रिएक्शन होके एक फीलिंग गुड वाला होता है या फीलिंग सैड वाला, जो भी होना है वो होता है। जैसे हम लोग जैसे न्यूरल पाथवेज बोलते हैं, राइट? हाँ, कि yes, वो जो हम रास्ता बनाते हैं ब्रेन के अंदर, यस, जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं किसी हैबिट को, तो फिर वो एक पाथ बन गया है, तो इट्स वेरी इजी टू गो ऑन वॉक ऑन दैट पाथ। व्हाट अबाउट देन हाउ इट इज रिलेटेड विद संस्कार? संस्कार इज नॉट पार्ट ऑफ द ब्रेन, नो, क्योंकि वो तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ब्रेन तो इसी बॉडी का पार्ट है, ये खत्म हो जाएगा तो फिर वो खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो हमारे अगले जन्म में भी हमारे साथ चलता है। यस, तो वो कैसे बनते हैं फिर संस्कार? वो ये आत्मा का पैटर्न है ना। आत्मा को जो बार बार रिपीट करने से जो पैटर्न बन गया है, जिस पैटर्न पर फेथ आ गया है और यूज़ किया है अपना प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आत्मा जैसे पुराने पैटर्न्स जो है वो ज़्यादातर क्या है, आत्मा अपना आइडेंटिटी को बचाने के लिए किया है। आत्मा, हमें याद नहीं है कि हम आत्मा हैं, पर कहीं ना कहीं वो जो ईगो मास्क है, वो ईगो मास्क को बचाने के लिए उससे हमें फील हुआ है कि ये बचने से मेरा आइडेंटिटी टिकेगा। इसी वजह से उसको बचाने के लिए हमने बार बार पुराना पैटर्न्स यूज़ किया, वो एक एक इमोशंस को यूज़ किया, और यूज़ करके पापात्मा या पुण्यात्मा बने हैं। जब वो ओल्ड पैटर्न्स यूज़ किया तो पापात्मा बने हैं, और फिर जब ज्ञान मिला तब हमने क्या किया, हम बॉडी से डिटैच हुए, राइट? इमोशंस से डिटैच हुए, इमोशंस को अलग किया, आत्मा अलग रहे, और तब जाके हम डिटैच होके सेंस परसेप्शन से छूट पाए। तो आप अच्छे से आप सोचेंगे तो कैसे बाबा ने हमें सिखाया है बॉडी और आत्मा को अलग करने के लिए। और ये सेपरेशन जब हमें समझ में बैठता है तब धीरे धीरे हम वो जो नॉलेज को समझकर आत्मा अभिमानी स्टेट को समझ पाते हैं। और जितना जितना आप इंटीग्रेटेड होते हो, बॉडी से छूटते हो और इंटीग्रेटेड होते हो, उतना उतना आपको वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, क्योंकि आप खुद को पा लेते हो जो खोया हुआ था पहले, जहाँ पर आप अपने आप को बॉडी समझते थे।
पर अब जो रियल स्टेट है, जैसे सपोज आप भूल गए कि आप मानसी हो और सब ने कोई और नाम से आपको बुलाया और इतना दिन से आपने कोई और माँ बाप के पास रहे और ऐसे जीवन बिताया, और अचानक जब आपको पता चला आपके रियल मम्मी पापा आए हैं और आपको पता चला मैं मानसी हूँ, तो आपको एक अलग एक सुख मिलेगा, राइट? एक शिफ्ट आएगा। तो सिमिलरली आत्मा जब रियल आइडेंटिटी को समझ पाए तो वो ताकत जब अंदर आया, वो इंडिपेंडेंट फ्रीडम। अभी क्या है कि जब बॉडी कॉन्शियस थे तो हमें फ्रीडम चाहिए, पर फ्रीडम हमने कैसे लिया है? बॉडी के रूप में फ्रीडम लेने की कोशिश किया, किसी को कंट्रोल करके, किसी के ऊपर गुस्सा करके, किसी को ब्लेम करके, ये सारे यूज़ करके हमने फ्री होने की कोशिश किया सिचुएशन से, राइट? यस। और इसीलिए टेम्पररी हैप्पीनेस मिला है, वो है डोपामिन सिक्रेशन। ये सब करके भी टेम्पररी हैप्पीनेस मिला है। तो फिर पर जब बाबा ने ज्ञान दिया है तो धीरे धीरे हमने क्या किया, जो हमारे पास वो प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, वो पावर्स हैं, और हम जो वो सारे बॉन्डेजेस से फ्री होते गए तो हमें परमानेंट फ्रीडम का अनुभव हुआ। एक भरोसा आया कि ये हमसे छूटने वाला नहीं है, ये टेम्परेरी नहीं है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है। तो जो जब वो भी नहीं है, हाँ, बॉडी के हाथ में भी नहीं, मतलब Yes. बॉडी ये मेरे हाथ, मतलब टोटल कंट्रोल विद द सोल। हाँ, और ये भी समझ में आया कि बॉडी को चलाने वाली मैं हूँ। पहले तो हम सोचते थे कि बॉडी मैं हूँ, हाँ, तो बॉडी को बचाते थे, राइट? यस। पर अब पता चला कि नहीं, बॉडी तो अलग है और मैं चलाने वाली हूँ बॉडी को। बॉडी का कोई लाइफ ही नहीं है। राइट। तो जब हम ये समझना शुरू किया तो फिर बॉडी से भी फ्री होने लग गए, और बॉडी से फ्री होते होते हम बॉडी वाले सारे जो संबंध या वस्तु, उन सब से भी छूट जाएंगे, और रियल फ्रीडम का अनुभव हो रहा है आत्मा को अभी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट। क्योंकि डिपेंडेंसी ऐसा है कि जो सर्टेन नहीं है। जिस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी है वो छूट भी सकता है, राइट? एक फियर रहता है। तो जब डिपेंडेंसी नहीं है, जब हर कुछ मैं ही कर सकती हूँ, मेरे में पावर्स है, तो फिर एक अलग ही अनुभव होगा। वो अनुभव होता है अतीन्द्रिय सुख का, क्योंकि सेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है हम सुख के लिए, है? और राइट, और जो आत्मा है, जैसे कि हमारा स्टेट फ्लक्चुएट तब होता है ना जब हम इस साइकिल में फंसते हैं, गुड और बैड की। तो मतलब प्लेजेंट फील करेंगे, रिवॉर्ड जब अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, और जब अच्छे वाले नहीं, ऑपोजिट ऑफ अच्छा वाला रिलीज होगा, तो फिर हम लोग जैसे फाइट फ्लाइट में गए या फिर फ्रीज में गए, तो उस स्थिति में हम जा रहे हैं, तो फिर ऑपोजिट हार्मोन, हाँ, कॉर्टिसोल या और एड्रेनालिन, वो सारे रिलीज हो रहे हैं, और फिर हम तब बहुत पेन फील करते और अनस्टेबिलिटी फील करते, हलचल, हाँ, कि और फिर जो ब्रेन है वो सॉल्यूशन फाइंड करने लगता है कि कैसे वो फिर से अच्छा फील करने लगे। यस, वहाँ पे क्योंकि है ना, हम जब वो फाइट फ्लाइट फ्रीजर फॉर्म में जाने की कोशिश करते हैं, उस समय हम ऑलरेडी बॉडी के इन्फ्लुएंस में आते हैं, और बॉडी के इन्फ्लुएंस में जब आ जाते हैं तो हमें लगता है कि ये बॉडी को कंट्रोल करने से, मतलब बॉडी द्वारा जो भी सिचुएशन में आए हैं उसको कंट्रोल करने से मैं छूट पाऊंगी, क्योंकि अपने पावर्स को भूल जाते हैं। पर आप जब इंटरनली
जब आप पावर्स को यूज करते हो तो पावर्स एवेकेंड होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, और वहाँ पर आप क्या करते हो, पावर्स को भूलने के कारण वहाँ पावर्स डिप्लीट होता है, वहाँ मेहनत करते हैं हम। आई थिंक आई एम गेटिंग समथिंग हियर। हाँ। एक वो है कि जो डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, दे आल्सो प्रिस्क्राइब यू सर्टेन टेक्निक्स, मेथड्स टू जस्ट काम डाउन फ्रॉम दैट स्टेट एंड कम बैक। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम देहभान में हैं तो हम ये करते हैं, क्योंकि पावर्स तो एक्टिवेटेड नहीं है और Right. पावर्स का ज्ञान भी नहीं है, करेक्ट। तो हम वो शॉर्ट टर्म टेक्निक्स को यूज करेंगे ताकि हम, क्योंकि वो स्थिति में ज्यादा टाइम रहना इज नॉट गुड फॉर द बॉडी ऑल्सो। यस, तो आप वहां से निकल करके यू अगेन टेक योर बॉडी टुवर्ड्स द डोपामिन रिलीज और द गुड फीलिंग और द Correct. काम फीलिंग, करेक्ट। राइट? So they will give you, provide you the techniques accordingly. और but we have these powers, तो हमारे पास वो स्थिति है कि हम वहां से सीधा सोल कॉन्शियसनेस में चले जाएं। यस, तो हमें फिर वो बीच वाली टेक्निक्स को यूज करने की आवश्यकता नहीं है। When we are doing good yoga, so we are activating our ट्रू powers. ट्रू। इसीलिए बाबा ने कहा ज्ञान तो सहज है, पर योग याद में, जैसे धारणा करने में, धारणा करना ही मेहनत है। ज्ञान की धारणा, याद की यात्रा जो है वो ज्ञान की धारणा है, उसमें मेहनत है, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे इन्फ्लुएंसेस से बच के रहना है, माया से बच के रहना है, बच के, क्योंकि माया, क्वेश्चन। हाँ नहीं आप कंप्लीट करें। हाँ, माया चाहती है कि डोपामिन रिलीज हो, वो टेम्परेरी वाला मेथड, फास्ट वाला मेथड दिखाता है, जहाँ पर हम हरी करके वरी को दूर करने की कोशिश करते हैं, राइट? यस। और फिर करी में भी फंसते हैं, खाने पीने का टेस्ट में फंस जाते हैं, या फिर मोबाइल देखने के टेस्ट में फंस जाते हैं। यस। तो पर आत्मा क्या है, आत्मा को पता है कि अगर जब ज्ञान होता है तो आप अपना शक्तियों को यूज करके, जब आप अवेयरनेस में रहते हो कि माया ये सब दिखा रही है, दैट इज द ओल्ड पैटर्न, वो अभी मुझे उसमें नहीं चलना है, क्योंकि मुझे अभी ज्ञान है कि आत्मा में ताकत है, और उस ताकत से मैं इन सारे इमोशंस को फेस करके मैं निकल सकती हूँ। तो तब आप एक एक शक्तियों को जागृत कर लेते हो और फिर इमोशन से डिटैच हो जाते हो। वो डोपामिन रिलीज वाला पाथ जो है उसको आप धीरे धीरे ब्लॉक करने लग जाते हो। लेकिन वो हार्मोन्स तो रिलीज होते होंगे ना बॉडी में, जो भी रिक्वायर्ड है। नो, जब आप डिटैच रहोगे तब नहीं होगा। अच्छा, तो फिर आप उसको फील ही नहीं करोगे? नहीं, उसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल है? हाँ, डेफिनेटली है। बियॉन्ड सेंस परसेप्शन, दैट इज योर न्यूट्रल स्टेट, राइट? अच्छा, ओके। जब आप इन्फ्लुएंस होते हो तब डोपामिन रिलीज होता है। This is very big work that we are doing then. Yeah. Because going, क्योंकि हम लोग तो हर एक चीज में डोपामिन के ऊपर डिपेंडेंट है, हर एक चीज में, Correct. in everything. करेक्ट। मैंने जब ये चेक किया तो जिसे मैं सेवा समझ रही थी वहां से भी इतना डोपामाइन रिलीज मिल रहा था। या ट्रू। एंड एक एक चीज में, यू नो, जस्ट मेकिंग द फूड, इवन डूइंग मंथन, उसमें भी अगर कोई एक हार्ट दे दे या कोई एक थंब दे दे, यू विल इंस्टेंटली गेट दैट डोपामाइन रिलीज इन अ क्विक। कितना डिटैच रहना जरूरी है। Yeah, it was just, and when I was checking कि अच्छा since yesterday कि अच्छा मेरा डोपामाइन कहाँ रिलीज हो रहा था, I mean that in that mindset, you know, since 2 days कि अच्छा ये डोपामाइन हुआ, ये cortisol हुआ, so that is only going on in my mind. Okay. But anyway, That's nice. so the other thing is, and the other question is कि जो ये prefrontal cortex, right? That is what you have written, ना? तो prefrontal cortex और intellect are the same thing, na? नहीं, Using your intellect. नो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तो ब्रेन में है
हाँ, तो इंटेलेक्ट वही इज इन तो द सोल. वो और फिर इंटेलेक्ट, जैसे हम मन से हम काम करते हैं, जैसे हाँ. मन के मालिक बनना, और जब हम मन के मालिक नहीं है हम्म. तो हम जैसे कर्म में आ रहे हैं, दैट इज लाइक कि ये जो ब्रेन के ये जो पार्ट्स है जहाँ से डोपामाइन और कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, तो हम उसके साथ में है. यस. और जब हम इंटेलेक्ट को यूज कर रहे हैं तो हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के पार्ट में हैं. दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग. इज इट नो राइट? नो नो. अच्छा, then what do you Prefrontal understand? cortex is the brain working. वो बॉडी में है ना. हाँ, मन बुद्धि तो कहाँ है? आत्मा में है. बोथ द थिंग्स आर सेपरेट. जब आप इंटेलेक्ट को यूज करते हो, व्हेन यू आर टेकिंग वाइज डिसीजंस, राइट, तब आप उस डिसीजन के हिसाब से कर्म में आते हो. वहां पर कोई मेमोरी से रिलेटेड नहीं है. oh, अच्छा, तो prefrontal cortex is related with the memory in the brain, यस. जो इस जन्म का एक्सपीरियंस है हम्म. वो ब्रेन में होगा. करेक्ट. लेकिन अच्छा, तो जो हम ये नॉलेज से त्रिकालदर्शी बन रहे हैं, मतलब सर्कुलर थिंकिंग जो है, हाँ. वो जब हम यूज कर रहे हैं, वो इंटेलिजेंस आत्मा की है, ब्रेन की नहीं है. नो. हाँ. ट्रू. राइट, दैट इज द डिफरेंस ना. Yes, yes. ब्रेन के पास इतना इंटेलिजेंस है, इस जन्म का जो मेमोरीज है, इस जन्म में जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, वो ब्रेन में स्टोर्ड है. तो वो वहां से डिसीजन देखिए, लेता है. ब्रेन में जहाँ जो भी है, ब्रेन में जो भी है, इट इज these memories are influential of emotions. तभी होगा. पर इंटेलेक्ट में जो है वो न्यूट्रल स्टेट वाले. दीदी ये थोड़ा कंफ्यूज हो गए. हाँ, मैं भी कंफ्यूज हो गई. देखिए, शरीर में इफेक्ट कब होगा? शरीर में इफेक्ट तभी होता है जब इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आते हो. तो ये जो मेमोरीज होता है, वो मेमोरीज इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आने के बाद ही ब्रेन में मेमोरीज होते हैं. ये जो पास्ट एक्सपीरियंस ट्रिगर होता है, फिर ये कोई घटना याद आ जाता है, वो मेमोरी रजिस्टर्ड रहता है ब्रेन में, क्योंकि तो आप वहाँ ये कह रहे हार्मोन हैं कि रिलीज इन हुआ सब ना. का जो ट्रिगर. हाँ, बोलिए मानसी बहन, समझ में आया? इन सब का ट्रिगर, हाँ. इन सब का ट्रिगर इमोशन है, आप ये कह रहे हैं. यस. नहीं, अभी भी थोड़ा विदाउट इमोशनल इन्फ्लुएंस आपका ब्रेन हाँ. में कुछ भी रजिस्टर नहीं होता है, तो क्योंकि मुझे वो ये पास्ट, था, वो पास्ट की बातें तो नहीं होगा ना मेमोरी, उसमें मेमोरी. तो ये जो स्टोरीज हैं, नैरेटिव्स हैं, वो सिर्फ इस जन्म के हैं या फिर बहुत सारे जन्म के हैं जिसके बेसिस पे हमारे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं? वो बहुत सारे जन्मों के हैं, बट दैट इज इन द सबकॉन्शियस माइंड, राइट? सबकॉन्शियस माइंड इज अ पार्ट ऑफ द सोल, नॉट द यस. ब्रेन. यस. हाँ, फिर Okay. जब ट्रिगर होता है, जब कॉन्शियस माइंड में आ जाता है, हाँ, तो फिर इमोशंस क्या करता है कि ब्रिज कर देता है आत्मा और बॉडी को, ब्रेन को. हाँ, तब ब्रेन Okay. में स्टोर होता है, तब वो मेमोरी बनता है ब्रेन में. अच्छा, इसीलिए बाबा कहते हैं, आत्मा के लिए बाबा कहते हैं स्मृति, राइट? हाँ, अब ब्रेन के लिए तो मेमोरी कहते हैं. और वो हाँ, तो वो पुराना मुझे लगा बात कि भी वो हो. दोनों वर्ड सेम है. मैं अभी तक ये सोच रही थी, स्मृति नहीं. और मेमोरी. नो, इट्स नॉट सेम. जैसे पुराने बातें जो है, हो सकता है पिछले जन्मों की बात, पर अगर इस जन्म में ट्रिगर होके इमोशंस में फंस के बॉडी में हार्मोन रिलीज हुआ, तो वो ब्रेन में स्टोर होगा. एनर्जी वो पूरे पूर्व जन्म की हो सकती है, यस. which is stored. So it could be positive, it could be negative. हाँ.
right? Yes. So, but when I'm using it in this word, in any karma, तो वो जो होता है ना, ये पूर्व जन्म के संस्कार है, Yes. जैसे लो सेल्फ एस्टीम सपोज, और फियर, जैसे आई हैड फियर, ओके, a lot of fear from my childhood, so that fear, और इस जन्म में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है मेरे साथ कि मुझे इतना डर लगे. I was always protected by my family. So this has come from my past birth. यस, और ये This बहुत the बार fear. ट्रिगर हुआ इसी जन्म में, राइट? हाँ, और इस जन्म में वो उसके रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस बनते जाए, जहाँ पे वो फियर का सिचुएशन नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ पे उस तरह से इंटरप्रेट किया कि ये बहुत डरावना है. यस, और फिर आप इन्फ्लुएंस में आके वो इमोशंस जो पैदा हुआ, फियर ट्रिगर हुआ, वो फिर आपके ब्रेन में मेमोरी के हिसाब से स्टोर हुआ. ओह, अच्छा. और फिर मैं जब जब ऐसे रिलेटेड सिचुएशंस आई, तो वो मुझे एक्सपीरियंसेस, अच्छा ये जो स्टोरीज थी वो एक उसके साथ एक वेट भी था इमोशन का, और फिर मैं उसके साथ रिलेट करती गई और डरती गई, और यस, एंड देन वो न्यूरल पाथवे बना ब्रेन के अंदर. करेक्ट. और इसी न्यूरल पाथवे को ब्लॉक करते हैं डॉक्टर्स. ब्लॉक करते हैं जब हम वो एंटी डिप्रेशन लेते हैं. यस, ट्रू. तो जो एंजाइटी है उसको हम विदाउट पिल्स, मतलब इनिशियली भी हमें दवाई की जरूरत नहीं है, योग से हो सकता है वो. हो What सकता do you है. think? इट डिपेंड्स ऑन द सोल. वो कितना हैंडल कर पाती है, कितना पावर्स को जगा पाती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. Okay, but if not, then initially we can take support of the medicine, and then with yoga we can completely cure it, right? या बहुत विल पावर चाहिए उसके लिए. किसके लिए? Without medicine, ना? हाँ, बहुत विल पावर चाहिए, राइट? यस, तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस होते, अच्छा स्मृति, आपने बोला स्मृति और मेमोरी अलग अलग है. यस. तो जो स्मृति है वो मेमोरी से किस तरह से बियॉन्ड, मतलब एनर्जी लेवल पे अलग है? मैं थोड़ा बहुत समझ गई हूँ, बट कहीं कुछ ऐसा है कि हम लोग मेमोरीज तो क्या है कि सिर्फ आपका हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं. हाँ, और स्मृति? स्मृति तो क्या है कि स्मृति जो है सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस में आता है, राइट? हाँ, कॉन्शियस में आते ही आपके हाथ में वो पावर्स है कि आप इमोशंस जागने नहीं दो, पर बॉडी के पास पावर नहीं है, राइट? हाँ, बॉडी तो तुरंत केमिकल रिलीज कर देगा. यस, नाउ आई एम गेटिंग इट. क्योंकि उस समय बॉडी के साथ आत्मा भी इन्वॉल्व है, हाँ, एक हो गया इमोशंस में, राइट? यस, पर आप जब आत्मा कॉन्शियस माइंड में उन इमोशंस को हैंडल कर लेती है, तो फिर बॉडी में फॉल नहीं करती है. इसीलिए तो बाबा ने नाम दिया बॉडी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस. अगर हम डोपामाइन या कोर्टिसोल को एक्सपीरियंस करने लग जाएं तो वो कर्म में आ गए. हाँ. विकर्म बन गया. वो बॉडी और कॉन्शियस अगर हो हमने- गया. हाँ, लेकिन अगर हमने स्मृति में ही स्टॉप कर लिया, मतलब इमोशंस में नहीं आए, मतलब यू डिड नॉट फील इट इन योर बॉडी, करेक्ट. देन यू प्रोटेक्टेड योरसेल्फ. Yes. आप जो बोलते हो कि अपने को बचाओ, ये बचाना है हमें. हाँ, करप्ट नहीं करना है. करप्ट होना माना आपने एक इमोशनल एक्सपीरियंस अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर लिया, करेक्ट. और करप्ट करने से बचाना मतलब इमोशनल एक्सपीरियंस से बच गए. वो स्मृति आया, बट यू डिड नॉट क्रिएटेड वन मोर Yes. एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दैट स्मृति. यस. तो आत्मा ही सोल कॉन्शियस बनती है, आत्मा ही बॉडी कॉन्शियस बनती है. हाँ, और जो हम बाबा के ज्ञान में आए वो स्मृति थी. यस. उसमें कुछ भी देह का नहीं था, नहीं. राइट? जैसे हमको वो ट्रिगर हो गया कि ओ यस, दिस इज नाउ द पाथ फॉर मी, एंड यू जस्ट केम, स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. करेक्ट. वो इस जन्म का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी कभी कभी नहीं होता. इस जन्म का कुछ भी लेना देना नहीं है. तो फिर आप क्यों वहां पे गए? तो दैट मीन्स दैट इज द स्मृति, या दैट इज नॉट द मेमोरी. नॉट द मेमोरी. गॉट इट, क्लियर. फिर वो स्मृति को यूज करके जब आप मेमोरी बनाते हो, तो फिर वो मेमोरी बन जाता है फिर से. हाँ,
स्मृति तो आएगी, लेकिन बाबा हमें नई स्मृति इंस्टॉल कर रहे हैं, नई स्मृति और जागृत कर रहे हैं में भी हमारे अंदर से, जो हमारे स्वमान है। यस, इसीलिए बाबा ट्रुथ बोलते के और ले स्मृति जा रहे हैं से ना बाबा। हाँ, स्मृति से समर्थी, ये जो लाइन है, Yes. इट इज लाइक दिस ना, यस, कि यू आर एक्सपीरियंसिंग, ओके, यू आर जस्ट कलेक्टिंग द स्मृति ऑफ योर टाइटल्स, यू आर प्रकृति जीत, यू आर माया जीत, एंड देन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट स्वमान। करेक्ट, तो वो समर्थी में आ गया, मतलब पावर्स एक्टिवेट हो गई। यस, तब आप अंदर ही वर्क करते हो, बॉडी में नहीं आते हो। ओके, इसीलिए सॉलिट्यूड क्या है? सॉलिट्यूड है बुलेट प्रूफ, इमोशनल बुलेट प्रूफ। वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपने बोल दिया, सॉलिट्यूड। वो एकांत में जब बैठते हैं तो फिर स्वयं को जानते हैं, कैसे कैसे मुझे हैंडल करना है ये सिचुएशंस, कैसे कैसे मुझे अंदर फील होता है। स्वयं का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ फैमिलियर होना लग जाते हैं, क्योंकि अब हम बॉडी कॉन्शियस में क्यों आ जाते हैं? हम पता कैसे कब चलता है कि हम दुखी है सुखी है? जब केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, राइट? हलचल होने लग जाता है, तब जाके पता चलता है। पर जब आप एकांत में बैठते हो तो फिर आप फट से पकड़ लेते हो कि अंदर का चेंज, थोड़ा सा मन भारी होते ही आप पकड़ लोगे। तो वो उसके साथ फैमिलियर होने के लिए आपको एकांत में बैठना इम्पोर्टेंट है। जब वो एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका अंदर वाला एनवायरनमेंट का, तो फिर आप जब भीड़ के बीच में भी होंगे या कोई सीन देख के जैसे ही आपका मन भारी होगा, यू विल इमीडिएटली फील इट, और फिर अपने आप को संभाल लोगे। क्योंकि वो इमीडिएटली फील करना ही माना सबके बीच में रहते हुए भी एकांत में रहना। तो इनिशियल स्टेज में आपको स्वयं के साथ एक एकांत वाला एनवायरनमेंट में बैठना पड़ता है। क्योंकि एकांत में इसलिए बैठना पड़ता है, अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे के कॉन्शियसनेस में रहेंगे, एक दूसरे से बात में रहेंगे, तो खुद के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए अकेले में रहना जरूरी होता है इनिशियली। जब आप एक दो के साथ होते, मैं आज वही सोच रही थी कि इट्स गुड दैट आई एम अलोन इन दिस फ्री टाइम। व्हाई? बिकॉज व्हेन आई एम विद एनीवन ना, किसी के भी साथ हूँ मैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन उस तरह से चलता है कि हम उनके साथ अपने आप को रिलेट करने लग जाते हैं। Yes. और फिर हम उस तरह से अपने आप को समझते हैं जैसे सामने वाला है। और जब आप बिल्कुल अकेले हो, कोई भी नहीं है आसपास, तो आपके पास कोई भी नहीं है कि आप उसके साथ अपने आप को रिलेट करो। Correct. या उसके ऊपर से खुद की आइडेंटिटी को डिराइव करो। फिर आपको वो सारी चीजों को देखना पड़ेगा which is with you, dark or light, whatever. More dark which will come to you when you are in solitude. Yes. Right? So you have to see it and you have to accept it. You have to go through खुद it. को देखोगे। वो इसीलिए तो लोनलीनेस फील होता है सबसे पहले। जैसे आप एकांत में जाते हो, फोन है, उससे बचने के लिए, which is very harmful, क्योंकि you have to protect yourself from the mobile phone also. क्योंकि मोबाइल फोन में तो वो 3D शो दिखाई देता है ना, तो ऐसे फील होता है कि कोई है। कुछ भी नहीं तो मैं तो फिर म्यूजिक लगाती हूँ, तो I feel somebody is there. I'm not alone. That's what. तो वो लोनलीनेस से पास होना पड़ता है। जब आप लोनलीनेस से क्रॉस करके वो एकांत वाला स्टेट, यू विल फाइंड योर इनर फ्रेंड, तब जाके आपका वो स्टेट, सॉलिट्यूड स्टेट को आप पाओगे। जब आपको फील होने लग जाएगा कि अच्छा, ऐसे करने से मेरा अंदर वाला जो कामनेस वो नहीं जाता है, अच्छा मैं ऐसे करने से मैं अंदर से बहुत खुश होती हूँ, ये सारे चीज़ आपको वो पाथ नज़र आने लग जाएगा। फिर आपको एकांत में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर भी जाएंगे तो जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ फट से आप अंदर चले जाओगे खुद को बचाने के लिए।
अच्छा, तो अभी मेरे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। वो ये है कि अभी मैं क्या करती हूँ, ठीक है? अगर मैं मोबाइल से अपने विल पावर कलेक्ट करके मैं अपने आप को मोबाइल को कुछ भी देखना है, कुछ भी कोई भी वीडियो है, ठीक है? तो अगर मुझे वो नहीं देखना है तो मैं नहीं देखती हूँ। लेकिन उस टाइम पे मैं अपने साथ नहीं बैठ पाती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं मुरलियाँ पढ़ने लग जाऊंगी या मैं कुछ और काम करने लग जाऊंगी। बट जो आपने मुझे कल बोला कि सिट इन सॉलिट्यूड एंड हील योरसेल्फ, ओके, तो वो मैं सोच रही हूँ कि इसको कैसे करूँ मैं, इसका क्या मतलब है? क्योंकि सॉलिट्यूड मीन्स व्हाट? सॉलिट्यूड मीन्स हाँ मैं अकेली हूँ ना, कोई भी नहीं है मेरे पास, ठीक है? अब मैं मोबाइल भी नहीं देख रही हूँ, चलो, लेकिन फिर मैं क्या करूँ, मैं किताबें पढ़ रही हूँ, मैं मुरलियाँ पढ़ रही हूँ, मैं कुछ और काम, कबर्ड क्लीन करने लग गई। सो दिस डज नॉट कम अंडर सॉलिट्यूड ना? यस, एकांत माना एकांत, अंदर वाला एनवायरनमेंट को देखना है, क्या चल रहा है, कैसे फील हो रहा है, उसके साथ फेमिलियर होना। तो सब कुछ छोड़ के बस आप कुछ टाइम निकाल लो, जैसे डिसाइड कर लिया 1 घंटा, तो उसमें यू हैव टू सिट आइडल, डू नथिंग एट ऑल, डू नथिंग, सिर्फ चेक करना है मन में क्या चल रहा है, अंदर कैसे फील हो रहा है। और फिर जैसे जैसे कोई भी बात ट्रिगर होता है, कोई सिचुएशन आता है, तुरंत उसी जगह पर आके बैठ के उस हलचल को फिर से देखना है। ये प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बाहर तो जाएंगे आप, बाहर जाएंगे, कोई सिचुएशन आया, किसी ने कुछ बोल दिया, फिर जैसे ही घर आएंगे उसी जगह पर बैठ के चेक करना क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे आप फेमिलियर होना शुरू हो जाएंगे कि बाहर जब सिचुएशन आती है और मेरे अंदर जब हलचल होता है, मुझे कैसे फील होता है और कैसे मैं उसको फेस कर सकती हूँ, कैसे उसको सेटल कर सकती हूँ, कैसे मुझे रिलीफ मिल सकता है, ये सारा आप समझने लग जाओगे। क्योंकि आज तक हम बाहर ही रहे, बाहर से ही कंट्रोल करने की कोशिश किया, बाहर से ही सब कुछ करने की कोशिश किया, तो अंदर जो होता है, अंदर का जो स्ट्रेंथ, वो हम भूल गए हैं। करेक्ट। और जब अंदर आए भी तो हमारे पास एक बहुत अच्छी गिल्ट वाली स्टोरी थी अपने आप को सुनाने के लिए, जो हमें और ड्रेन कर रही थी। क्योंकि हम इस माइंडसेट के साथ बैठे ही नहीं कभी कि चलो अब सॉल्व करते हैं, दिस इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, नाउ फिगर आउट कि मेरे अंदर में एक्चुअल में क्या चल रहा है। इंस्टेड ऑफ ऑल दोज थिंग्स हमारे पास नैरेटिव बैठा होता है जो हमें दिखाता है कि ज्ञान के साथ भी बन जाता है। जैसे मेरा ये था कि ओ पता नहीं मेरे ऊपर कितना पापों का बोझ है, मैं कभी उठ ही नहीं पाऊंगी। तो दिस वाज अ वेरी गिल्ट स्टोरी कि अच्छा भी नहीं हो रहा। हाँ, I was going into deep loop of self-criticism, which was creating more anxiety. सेल्फ को नहीं जानते थे ना, सेल्फ को नहीं जानने के कारण सेल्फ को क्रिटिसाइज करना बहुत इजी हो जाता है। It was based on what I heard from people about me. So उसको ही यूज कर रही थी सॉलिट्यूड में भी। But जब आपने दूसरों को कंट्रोल करके खुद का वो बचाने की कोशिश किया, तो फिर उनके भरोसे ही हो गए ना कि वो लोग जो कहेंगे वही सच है। एक डिपेंडेंसी है ना। तो जैसे जैसे आप इंडिपेंडेंट स्टेट में आते जाएंगे, तो बाहर चाहे कुछ भी कह दे, बिकॉज यू नो योर सेल्फ, यू नो दैट यू आर गुड, तो बाहर से आप लुकिंग गुड सिंड्रोम में फंसेंगे ही नहीं तो कितना ऐसा कर्म कर लेते हो जो बाहर से सिर्फ अच्छा दिखने के लिए करते हैं। फट से मुख से निकल जाता है अच्छा दिखने के लिए। 1 मिनट सोचते भी नहीं है कि व्हाट डू आई वांट, क्योंकि अभ्यास ही नहीं है। और आपको पता है, मैं जब मंथन भी कर रही थी ना, वहां पे भी इतनी एंजाइटी थी, क्योंकि आई वांटेड माय मंथन टू बी द बेस्ट एंड आई वाज स्पेंडिंग 5-6 आवर्स बट येट नथिंग वाज कमिंग आउट। कैसे आएगा? क्योंकि आप बाहर थे, एंजाइटी के साथ मैं 6 घंटा बैठ रही हूँ उसी के साथ, नहीं आ रहा, विचार ही नहीं आ रहे हैं कुछ। तो मुझे ना ये कल से इतना अच्छा लग रहा है आपकी बुक पढ़ के कि ये कितना मैं इसमें थी कॉर्टिसोल के ऊपर, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि दिस इज कॉर्टिसोल ड्राइविंग मी, इट्स नॉट मी। आई थॉट दिस इज ज्ञान, आई थॉट आई एम डूइंग गुड, आई शुड बी डूइंग लाइक दिस, दिस वाज माय थॉट अर्लियर।
यस, इसीलिए मैंने आपको एक विधि अपनाया था आपके ऊपर हाँ कि आप ये एक एक चीज़ को एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस करके अपने एक्सपीरियंस को लिखो। कौन सी चीज? मैंने आपको लिखा था ना मैसेज हाँ राइट, कि एक्सपीरियंस जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है आप उसको डॉक्यूमेंट करते जाओ। ये बहुत बड़ी सेवा होगी। तो ये सिर्फ सेवा के लिए नहीं बोला मैंने, मैं इसलिए बोला ताकि आपका आपका माइंड उस तरफ नहीं हो के जब यहाँ पर फोकस हो जाएगा आपका, देन उसी में लगे रहेंगे आप, तो रिजल्ट फोकस नहीं होगा। यस, और मोर कि जब हम लिखते हैं तो हमारा अवेयरनेस काफी बढ़ जाता है। यस, ये मुझे अभी समझ आ रहा है क्योंकि मैं डायरीज अभी लिखना स्टार्ट किया है, तो आई एम राइटिंग इट वट एवर आई एम फीलिंग, तो अवेयरनेस एक इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। ट्रू, इतना नहीं बट आई एम फीलिंग मोर अवेयर देन बिफोर। आप उसको अगर सेवा पर्पस से आप लिखोगे ना और भी अच्छा होगा, देखना आपके अंदर एक उमंग उत्साह आ जाएगा। जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने बुक लिखने का जो कोर्स किया, कोर्स करने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे बुक लिखना शुरू किया। तो मैं मंथन ही करती थी बुक लिखने के लिए, और अभी इतना मंथन कर लिया कि मंथन में मुझे इंटरेस्ट आ गया। राइट, तो मेरा पर्पस क्या था? बुक लिखना। और मेरा रास्ता क्या खुला? ज्ञान का रास्ता खुल गया, मेरे अंदर प्यूरिफिकेशन हो गया। तो इसलिए आप एक एक एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करते जाओ। अच्छा दीदी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अभी बहुत ज्यादा नहीं पूछूंगी, लेकिन ये क्वेश्चन ये है कि जब आपने लिखना स्टार्ट किया, एक सेकंड, मेरा दूध वाला आया, एक मिनट मैं कुछ। ओके, मानसी बहन बोल रही थी, आई वाज आल्सो थिंकिंग अपना अनुभव के बारे में। कौन सा अनुभव? मतलब ऐसे ही डोपामिन वाला। ओके, हाँ, जो एक दिन ऐसे ही मैं कुछ, जैसे हमारा जैसे डिजाइन है ना काम, बहुत हाई डोपामिन वाला काम है। और उससे क्या होता है, अगर आप कोई ऐसे फ्लैट जगह पे जाओगे जहाँ कोई उतना हाई लो नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत प्रोजेक्ट्स, बहुत चीजें एक साथ ही चलती है, तो मैं अपना वही देख रही थी कि पहले कैसा डोपामिन डिपेंडेंसी था मेरा। ऐसे इसीलिए तो फियर आता है। डोपामिन के ऊपर डिपेंडेंसी होने के कारण ही फियर आता है कि वो छूट ना जाए, क्योंकि उसके ऊपर जीवन जी रहे हैं। इसीलिए आप कंट्रोल्ड भी हो जाते हो फट से। मैं आपको बोलने वाली थी कि कम हुआ, बट अभी आपने बोल दिया कंट्रोल। तो यस, कंट्रोल तभी होते हैं ना कि जहाँ से मुझे मिल रहा है डोपामिन, जिसके ऊपर मेरा जीवन है, मेरा फूड ही है वो, तो फिर जहाँ से आ रहा है उसके कंट्रोल में आ जाऊंगी ना फट से। वहाँ डिपेंडेंसी है मेरा। अच्छा, उससे फियर होता है। उससे फियर होता है फिर कि डोपामिन वाला जो वो ट्रिगर जहाँ से होता है वो बंद ना हो जाए, फिर मैं कैसे सरवाइव करूँगी, ये मैसेज पहुँच जाता है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं हिम्मत का कदम रखो, 1000 कदम बाप का मिलेगा। तो हिम्मत का कदम यही है कि बाहर के जो कंट्रोल से, उससे छूटना और इंडिपेंडेंट होना। हाँ जी मानसी, हाँ बोलिए। क्वेश्चन ये था कि जो आपने किताब लिखना स्टार्ट किया था इनिशियली, जब आपने लिखना स्टार्ट किया, तो वो भी डोपामिन के बेस पे ही होता है ना? कि जैसे मुझे अभी मंथन मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, तो जब लोगों ने अप्रिशिएट किया या मैंने कंप्लीट किया, तो एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग आई, क्योंकि थ्रू आउट द डे अभी मेरा जॉब नहीं है, तो फिर मुझे इतना रिवॉर्डिंग कहीं से मिलता नहीं है, तो आई फील लोनली, आई फील डिप्रेस्ड समटाइम्स और नॉट गुड। But when I started doing this, so it given me a dopamine hit.
and then it motivated me to do again. So that is good if we are using it for Baba. आई थिंक हाँ, इनिशियली वही होगा, फिर धीरे धीरे आप ज्ञान का चिंतन करते करते शिफ्ट होते जाओगे, हाँ, okay. क्योंकि So आपका this डेली dopamine- काम हो जाएगा ना. आप देखना, आप कोई भी चीज़ आप डेली करते हो तो उसके प्रति वो कम इंटरेस्ट कम हो जाता है, बाहरी वाला इंटरेस्ट कम हो जाएगा. हाँ, मतलब वो जो है कि आपको जो कोई ड्रग लेते हैं तो फिर वो सेम डोज आपको असर- फिर ज्यादा टाइम अच्छा नहीं लगता, यस 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 फिर आपको हाई डोज चाहिए. यस. तो वो अच्छा, फिर तो ये- आपका शिफ्ट करा देगा सोल कॉन्शियसनेस की तरफ. हाँ, वो भी नई चीज करते थोड़े दिन ही अच्छी लगती है, फिर कुछ नया चाहिए अब. यस. Got it. Thank you. Okay. End of my question for today. Okay, thank you so much for all the questions. Thank you for writing such a wonderful book. It is really helping me a lot. Okay, thank you so much. थैंक यू. थैंक यू. और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है फिर. ओम शांति. थैंक यू.